भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की आरंभ से ही एक विशाल व समृद्ध परंपरा परिवर्तन के साथ-साथ नवीन प्रयोगों के कारण समय-समय पर परिवर्तित होती रही। स्वतंत्रता के पश्चात बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कला एवं साहित्य का नवनिर्माण स्वाभाविक था। इसी के अंतर्गत नृत्य में भी परिवर्तन हुआ। कथक में सौंदर्य, पवित्रता, गहनता, सर्वव्यापकता, जनसाधारण को लुभाने वाली आकर्षकता एवं सृजनशीलता के गुण समाहित हुए। वर्तमान में राजस्थानी मांड गीत, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, चतुरंग, ब्रज की होली, तराना, गजल, ठुमरी और दादरा को भी नृत्य के साथ जोड़कर कथक नृत्य में नया प्रयोग कर इसे रोमांचक और समृद्ध बनाया गया।
देखिए, जो बच्चे नृत्य विधा में आना चाहते हैं, ये बात वाकई मुश्किल होती है तय करना कि हम किससे सीखें। तो एक तो पहले सोच समझ के गुरु को, मतलब किसी भी गुरु को अगर आपको सेलेक्ट करना है या उसके आश्रय में जाना है, तो सोच के पता करके उसकी जानकारी लेके ही जाना चाहिए। क्योंकि एक बार गलत सीखने से या गलत अंग जब आ जाता है शरीर में, तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सीखने वालों के लिए कि उसको मेहनत, उनके अभिभावकों के लिए भी ये बात है कि सोच के समझ के और अनुभव को देख के ही गुरु का चयन करें। और जो बच्चे कुछ थोड़े समय के लिए सीखते हैं, क्या हुआ है कि समाज में एक तरह का ये हो गया कि माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चों को कोई एक ललित कला आनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब ललित कलाएं जो हैं वो बहुत रचनात्मकता देती हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियों से बच्चों को दूर करती हैं, बहुत सुख और शांति और निर्मल आनंद देती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बच्चों को अपने सिखाना है, तो दो तरीके होते हैं। एक तो हॉबी की तरह आप सिखाते हैं बच्चों के भी, चलो थोड़ा सा कुछ कर लिया ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और दूसरा होता है कि उसको पूरी निष्ठा के साथ सीखना और अपने जीवन में लाना। बहुत से बच्चे उसको अपना करियर भी बनाते हैं। तो अगर आपको उसको हॉबी के लिए भी सिखाना है या बच्चा सीखना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि किससे सीख रहा है। धगतिक प्रधान तगतिक प्रधान धगतिक तगतिक प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा प्रधान था प्रधान था प्रधान था प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा धगतिक प्रधान तगतिक प्रधान धगतिक तगतिक प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा प्रधान था प्रधान धा प्रधान था प्रधान था प्रधान धा प्रधान धा धगतिक प्रधान तगतिक प्रधान धगतिक तगतिक प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा प्रधान था प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा प्रधान धा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं
देखिए, वैश्वीकरण का युग है, तो वैश्वीकरण एक अपने में इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है कि हर चीज़ में दृष्टिगोचर होता है, तो कथक भी कैसे बच सकता है। और वैश्वीकरण के इस युग में बच्चे जो भी सीख के जाते हैं या नृत्यांगना नर्तकी जो भी करते हैं, उनका एक प्रयास रहता है। फ्यूजन की बात आपने कही, ये प्रयास जब तक आप परंपरा को अपनी सुरक्षित रखते हुए फ्यूजन भी करें तो कोई मुझे गलत नहीं लगता, क्योंकि कला वो है जो आपको रोचक लगे लेकिन विशुद्धता उसकी बनी रहे। पर आजकल हो क्या रहा है, जैसे बिरजू महाराज जी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन परंपरा मेंटेन किए हुए हैं। तो एक नई चीज़ उभर के आ रही है और अच्छी लग रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि नए नए लोग जिन्होंने अभी तक पूरी तालीम भी अपनी पूर्ण नहीं करी, वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के नाम पर, अभिनव प्रयोग के नाम पर कथक को कहीं कहीं तोड़ मरोड़ के कुछ अलग ही रूप दे दिया जा रहा है। उसके मैं पक्ष में नहीं। सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना पंडित उमा शर्मा जी द्वारा भावों का नृत्य व गजलों की भाव प्रवणता का प्रयोग भी आज कथक नृत्य द्वारा साधारण जनमानस को झकझोरने में सक्षम है। वर्तमान में हो रहे नवीन प्रयोगों में सूफी कथक, योग कथक व कथक नृत्य उपचार के रूप में भी प्रयोग हो रहे हैं। हालांकि ये एक सौंदर्यात्मक
दृश्य व श्रव्य कला है। मुझे ये लगता है कि जो कला है, जो भी नृत्य कला है, उसका जो एक अपनी तकनीक है, उसका जो एक अपना फॉर्म है, उसमें परिवर्तन ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन जो कथानक हैं, जो कथ्य कहे जा रहे हैं, उसको अगर आप कहें, मतलब अलग अलग कथ्य ले लीजिए आप और कहें अपनी ही विधा के फॉर्म में, तो क्या होगा कि वो जो एक नृत्य विधा है उसका अपना फॉर्म भी बना रहेगा और आपके पास आपकी कला में कहने के लिए कथ्य में और आप समृद्ध होते जाएंगे। लेकिन अगर आप सबको मिला देंगे, मतलब मान लीजिए मैं कथक और भरतनाट्यम को मिला दूं, मैंने किया है, ऐसा हुआ है कि हमने भरतनाट्यम की कलाकार ने और मैंने भी साथ में नृत्य किया, लेकिन मान लीजिए कि मैं भरतनाट्यम के साथ कथक को मिला दूं या मैं किसी वेस्टर्न डांस के साथ मिला दूं, तो ना तो वो फिर कथक रह जाएगा और ना वो वेस्टर्न डांस रह जाएगा। तो हमें ये, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको ये हो सकता है कि पहले जैसे हमारे यहाँ वाद्यों में केवल सारंगी है, तबला है, पखावज है, इनका प्रयोग होता था, फिर भी ऐड हुआ बाद में, वॉयलिन भी हो गया, शहनाई भी हो गई, कभी कभी लोगों ने विषय वस्तु के अनुसार या नृत्य नाटिकाओं के अनुसार नक्कारे का मैंने भी प्रयोग किया है। तो अगर आप ऐसा करें तब तो वो समृद्ध होती है, लेकिन अगर आप ऐसा करें कि उसमें बिल्कुल ही कोई अलग सी चीज़ शामिल कर दें तो वो उस कला का विशुद्ध रूप फिर बना रहना मुश्किल है। घटा को जुल्फ लिखना, शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना। घटा को जुल्फ लिखना, शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना। हर एक मौसम को उसके हुस्न की परछाइयाँ लिखना। घटा को जुल्फ लिखना, शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना। चमन में उसका आ जाना बहारों की निशानी है। चमन में उसका आ जाना बहारों की निशानी है। अगर आंचल उड़े उस शोक का हर एक मौसम को उसके हुस्न की परछाइयाँ घटा को जुल्फ लिखना, शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना। घटा
पाश्चात्य के तालबद्धों पर कथक नृत्य कर फ्यूजन भी किया जाने लगा है। परंतु कथक विद्वानों का ये कर्तव्य बनता है कि नवीन प्रयोग के साथ-साथ अपनी धरोहर, अपनी सांस्कृतिक कथक की सौंदर्यात्मक शास्त्रीय नृत्य शैली पर कोई आंच न आए। इसका सौंदर्यमय स्वरूप सदा यूं ही रहे, क्योंकि कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। आंखों में नहीं ठहरा कोई राशिद, बिछड़ के उनसे आंखों में नहीं ठहरा कोई राशिद, हमारे दिल के आईने में अब तन्हाइयाँ लिखना, हमारे दिल के आईने में अब तन्हाइयाँ लिखना, हर एक मौसम को उसके हुस्न की परछाइयाँ लिखना, गदा लिखना शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना, गदा लिखना शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना, शाख को अंगड़ाइयाँ लिखना, शाख को अंगड़ाइयाँ